जिसे हम LSD के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में LSD। इसमें बोल लंप के लक्षण लक्षण तो भाई लंप के लक्षण क्या थे? पशुओं में त्वचा के ऊपर गांठें बन जाना, त्वचा के ऊपर गांठें बन जाना, बड़े बड़े चकत्ते बनना, बड़े बड़े चकत्ते बनना, पशुओं के नाक व मुंह से पानी आना, पशुओं के नाक व मुंह से पानी आना, आंखों से पानी आना, पशुओं को बुखार आना, सारा पानी छोड़ देना, सारा पानी छोड़ देना, गांठें फूट जाना, गांठें फूट जाना, गांठों से मवाद या पस आना, कीड़े पड़ जाना, कीड़े पड़ जाना। ये तो है शुरुआती तीव्र लक्षण, जो कि स्टार्टिंग में लंपी के अंदर दो लक्षण दिखाई दिए गए थे, वो ये थे। इसके बाद में जैसे ही इस बीमारी ने बड़ा भयंकर रूप लिया, तब क्या हुआ, यानी कि ये जो गांठें बाहर चमड़ी के ऊपर बन गई थी, ये गांठें अंदर बनना स्टार्ट हो गई, फेफड़ों के ऊपर या हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर या हाथों के ऊपर, ये अंदर मांस के अंदर भी गांठें बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तब क्या है कि इस बीमारी ने बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लिया था। तो यानी कि ये जो लक्षण लिखा है, ये तो है शुरुआती लक्षण, जिनमें क्या है कि गाय ठीक हो गई थी। ठीक है, इनमें जो लक्षण लिखा है, इनमें तो क्या है कि सारी गाय ठीक हो रही थी, परंतु जो कि बाकी लक्षण दिखाए थे उनका कोई इलाज नहीं था। तो बाकी लक्षण क्या क्या थे वो भी लिख लो। इसके बाद में जो लक्षण गायों ने दिखाए थे, पशुओं के फेफड़ों व हार्ट, किडनी, लीवर, व आंतों पर भी गांठें या घाव होना,
गांठें या घाव होना, मांस के अंदर भी गांठें बनना, पशु के मुंह व गर्दन व पैरों पर व शरीर पर सूजन आना, पशु का अंधा होना, पशु को हार्ट अटैक आना, पशु के शरीर के अंदर कीड़े पड़ना, पशु के शरीर के अंदर कीड़े पड़ना, पशु के मांस की गांठें फूटकर मवाद के रूप में बाहर आना, नाक से गाढ़ा सफेद पस आना, प्रेग्नेंट पशु का गाढ़ा सफेद पस या डिस्चार्ज पस आना, प्रेग्नेंट पशु का एबॉर्शन होना, या बच्चे की ग्रोथ रुक जाना, पशु का दूध सूख जाना, पशुओं की मृत्यु होना, इम्यूनिटी पावर कम होना, आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये तो थे लक्षण थे, ठीक है। इसमें देसी दवाइयों के रूप में जैसे कि हल्दी, गुड़, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है, ऐसी चीजें पशुओं के लिए पीस करके दी थी, जैसे क्या कि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और ये इस बीमारी से क्या है कि पशुओं में प्रभाव ना पड़े और ये बीमारी ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो ये तो दी थी देसी दवाइयाँ। परंतु क्या है कि इसमें क्या है कि जो कि मैंने पहले लेवल पर लक्षण दिखाए थे, त्वचा के ऊपर गांठें बनना, बुखार आना,
पशु की आंख, नाक व मुंह से पानी आना, ठीक है, ये थे शुरुआती लक्षण। इनमें तो क्या था, पशु ठीक हो रहे थे, ठीक है, गाय ठीक हो रही थी। परंतु जैसे ही भयंकर रूप लिया इस बीमारी ने, जो कि त्वचा के ऊपर जो गांठें बन रही थी, वो गांठें जब अंदर बनना स्टार्ट हो गई हड्डी के ऊपर या किडनी, फेफड़े या हाथों के ऊपर गांठें बन रही थी या मांस के अंदर गांठें बन रही थी, उनका कोई इलाज नहीं था। और उन्हीं के द्वारा गायों की क्या हुई थी, सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी। जिस गाय के अंदर अंदर की गांठें बनी तो उसकी कंफर्म था कि इस गाय की क्या होनी है, मृत्यु होनी है। और मांस की जो गांठें थी, मांस की वो गांठ फूटी यहां से है, बनी यहां पर है, अंदर फूट गई यहां से, और एक कोई गांठ यहां पर, बाहर वाली गांठ यहां से फूट चुकी है, तो उसका कनेक्शन यहां से निकल के और यहां से पस निकलना, यानी कि यहां से अंदर पस पड़ रहा है, वो इस गांठ के थ्रू क्या था, इस गांठ का पस कहां था, नीचे से निकलता था। फिर वो धीरे धीरे फिर वो चमड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, फिर वो क्या करता, फिर वो अंदर क्या करता, बाहर की चमड़ी को धीरे धीरे गलाना या खत्म करना स्टार्ट कर देता। प्लस वो घाव नीचे से अच्छे ठीक होता हुआ आता और वो घाव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता। जहां पर अंदर की मांस की गांठ फूटी हुई है, वहां तक उसको घाव बनना, नीचे से ठीक होना, और क्या कि उस घाव तक पहुंच करके फिर वो वहां से उस पस को खत्म करके तब वो क्या हुआ करता था, फिर वो घाव ठीक हुआ करता था। और उस घाव को ठीक होने में 1-1 महीना, 1.5 महीना या फिर 2-2 महीने भी लगे थे, ठीक है। जो कि बाहर की जो कि वो गांठें थी वो तो हमें दिख रही थी, तो उनका ही हम क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। परंतु जो कि अंदर की जो गांठें थी, जिसके मुंह पर स्वेलिंग आ गई, या दोनों पैरों पर स्वेलिंग आ गई है, या गले पर स्वेलिंग आ गई है, या शरीर पर स्वेलिंग आ रही है, तो उस टाइम समझ जाना कि भाई इसके शरीर पर क्या आ गई है, स्वेलिंग आ चुकी है, तो यानी कि क्या है कि अंदर की गांठें बनना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही अंदर की गांठें फूट जाती, और फूटने के बाद में फिर वो इन्फेक्शन कहां फैलता, अंदर फैलता रहता, और उसकी क्या होती, मृत्यु हो जाती। यानी कि स्टार्टिंग में डॉक्टर जो थे, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, तो वो किया बाहर जो लक्षण दिखाई दे रहे थे उनका ट्रीटमेंट किया, जो कि बाहर के लक्षणों के आधार पर जिन डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, वो गाय की क्या हुई, ठीक हो गई थी। जैसे जैसे इस बीमारी ने अंदर का रूप लिया, भयंकर रूप लिया, तो क्या हो गया, फिर ये ट्रीटमेंट जो हम कर रहे थे वो क्या हो गया था, ट्रीटमेंट फेल हो गया था। फिर कोई अंदर का कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं, ठीक है। यानी कि फिर हमें पता ही नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है बॉडी के अंदर, तो यानी कि अंदर की वो गांठों का कोई इलाज नहीं था, और वो गांठें पकना फूटना, फिर वो क्या करती है, अंदर इन्फेक्शन फैलाती, और फिर क्या है कि उससे क्या हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। जिस पशु की बॉडी पार्टों पर स्वेलिंग आ गई, तो ये समझना कि भाई अब इसकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है, ठीक है। यानी कि गले के नीचे स्वेलिंग आना, दोनों पैरों के बीच में स्वेलिंग आ जाना, वो ऐसा लगता था बाहर से देखने में, तो ऐसा लगता कि भाई अंदर क्या है कि कुछ पानी जैसा, लिक्विड जैसा भरा हुआ है, परंतु वो पानी के जैसा, लिक्विड जैसा नहीं होता। वो अंदर क्या है कि अंदर वाले पार्टों पर क्या रही हैं, गांठें बन चुकी हैं, उनके थ्रू जो वो गांठें फूट रही हैं, उनसे इन्फेक्शन बन रहा है, और क्या कि उनके इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, फिर वो क्या है कि स्वेलिंग आ रही है बाहर स्वेलिंग आने का मतलब है अंदर गांठें बनना यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। तो यानी कि हमें इसके अंदर जो कि हमने ट्रीटमेंट किया था, और जो मैं ट्रीटमेंट लिखाऊंगा वो भी जो कि बाहर से लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका ही ट्रीटमेंट है, अंदर का कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया, ठीक है। अंदर जो बॉडी पार्टों पर गांठें बनती हैं उनका अभी भी कोई भी इलाज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई अंदर कहां पर गांठें बनी है, और हमें क्या करना, क्योंकि अंदर वाली गांठें जो बनी है तो वो क्या होंगी, फूटेंगी, और फूटेंगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर पॉइजन या यानी कि इन्फेक्शन फैलेगा। अब अंदर वाली गांठों का इलाज, अब कोई एक हो तो उसका ऑपरेशन भी वो कर दें, अब अंदर कितनी गांठें हो रखी हैं कोई नहीं पता, और क्या कि हम कितना ऑपरेशन करेंगे, कहां तक करेंगे। अब क्या कि हार्ट के ऊपर हो गई गांठें, तो क्या हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर क्या कि इसके अंदर एक समस्या आई थी लास्ट में, बाहर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमने ट्रीटमेंट किया, गाय ठीक हो गई, गाय चारा पानी खाना स्टार्ट कर दिया, दूध देना स्टार्ट कर दिया, वो अपने जो कि पहले जैसे स्वस्थ थी ऐसे क्या होगी, गाय स्वस्थ हो जाती है। प्लस फिर उसके बाद में क्या होता है, 5 दिन 10 दिन बाद में 15 दिन बाद में अचानक से उसको क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, और उसकी मृत्यु
हो जाती है। इस यानी कि इस समस्या का कोई निवारण नहीं निकला कि इस समस्या में क्या है कि हार्ट अटैक से बहुत गायों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक होने के बाद में अचानक से हार्ट अटैक आया, पूरे शरीर में कंपन होती है और पशु खड़ा खड़ा 5-10 मिनट में कंपन होने के बाद में पशु गिर जाता है और गिरने के बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि ये लक्षण दिखाई दिए थे लंपी के अंदर। ठीक है, तो हमें इसका उपचार जो है, जो कि बाहर की गांठें हैं या जो बाहर से जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका मैं आपको इलाज दिखा देता हूं। कोई सीजन में होती है, कौन से ऋतु में ज्यादा होती है? क्या कौन से ऋतु में ज्यादा होती है? कौन से मौसम में ज्यादा होती है? देखो, इसका कोई मौसम नहीं है। ठीक है, ये बीमारी कभी भी हो सकती है। ठीक है, और ये बीमारी स्टार्टिंग में यानी कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आसाम, उधर से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में। उधर इसके केस मिले थे स्टार्टिंग में। उधर से ये बीमारी धीरे 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 फैलते हुए अपने पश्चिम स्थान के अंदर आई थी। गुजरात में स्टार्ट हुई। हैं? गुजरात में स्टार्ट हुई। अभी हाँ, अभी कल ही ये केस आया था। कल ही कोई स्टूडेंट था, उसको मिला था कल ये केस लड़की का। और अभी आई थी इसमें 2025 के अंदर पश्चिम स्थान आई थी 2 महीने हाँ बाद हाँ आई थी इधर। हाँ, बाड़मेर और जालोर इधर आई थी। हाँ, टीकाकरण स्टार्ट हो गया ना इसका। वो नहीं, अपनी गॉट पॉक्स वैक्सीन, वो ही इसके अंदर ये क्या कर रही है, काम कर रही है। कुछ नहीं फर्क पड़ता था, हैं? ऐसे ही लगा रहे। नहीं, गॉट पॉक्स वैक्सीन पॉक्स का कोई काम नहीं है। गॉट पॉक्स का इसके अंदर रिजल्ट है। कैसे है, अगर हमने टाइम से पहले ड्रॉप लगा दिया तो उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अगर जैसे कि भाई बीमारी आ चुकी है और फिर हम टीकाकरण कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसका नियमित टीकाकरण कर सकते हैं। हैं? नियमित टीकाकरण कर सकते हैं। हाँ, हर साल में एक बार टीकाकरण करना चाहिए। और अभी कंटिन्यू कर दिया गवर्नमेंट ने भी, यानी कि गॉट पॉक्स वैक्सीन है उसका कार्ड क्या करवा रही है, टीकाकरण करवा रही है गायों के अंदर गवर्नमेंट खुद। लंपी का फिक्स कर दिया, साल में एक बार टीकाकरण होना तो हो गई। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर गॉट पॉक्स वैक्सीन ही, परंतु इसके अंदर जैसे कि जिस क्षेत्र के अंदर बीमारी आ चुकी है और फिर हम टीकाकरण कर रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण कोई भी हो, वो आज हमने टीका लगा दिया तो उसका असर हमें 15 दिन के बाद में देखने को मिलेगा। 15 दिन तक ये बीमारी हो सकती है। जब ये बीमारी आई थी उस टाइम डॉक्टरों ने गॉट पॉक्स वैक्सीन भी लगाई थी, सिप पॉक्स भी लगाई थी, परंतु उस टाइम बीमारी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका था, बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुकी थी, लगभग क्षेत्रों में आ चुकी थी। पश्चिम स्थान में तो लगभग आ चुकी थी। फिर क्या है, अब हमने आज टीकाकरण किया है उस क्षेत्र के अंदर, यानी कि या उस गांव के अंदर 5 दिन बाद में क्या आ गई, यानी कि ये बीमारी आ गई। हमने टीकाकरण भी कर दिया, प्लस 5 दिन बाद में क्या आ गई, बीमारी ने वो दस्तक दे दी। फिर क्या होगा, उसका जो हमने टीकाकरण किया उसका तो असर कब मिलना है, 15 दिन के बाद में। तो वो 10 दिन के अंदर तो वो बीमारी क्या होगी, फैल जाएगी सारे गांव के अंदर। फैलने के बाद में तो उसका टीकाकरण का कोई यानी कि महत्व या रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो यानी कि इसका रेस्पॉन्स मिलता है टाइम से पहले करो, आने से पहले। और जिस भी गाय के अंदर या पशु के अंदर आई नहीं है बीमारी, तो उसके अंदर कम से कम 15 दिन तक, अगर उसके अंदर बीमारी नहीं आई तो उसके अंदर काम करेगा। 15 दिन से पहले उसके अंदर बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इसका इलाज, उपचार, इंजेक्शन, पैरासिटामोल, 15 से 20 ml। वैसे ये इंजेक्शन क्या होता है, बैन हो रखा है, तो हम इसकी जगह पर हम दूसरा इंजेक्शन जैसे कि आर्टिजोन इंजेक्शन ले सकते हैं। आर्टिजोन एस 15 से 20 ml इसकी जगह पर या मेरोक्सिकम यूज कर सकते हैं। इन दोनों से एक कोई सा लगाना है। इंजेक्शन विटामिन B1 B6 B12 15 से 20 ml। इंजेक्शन CBM 10 ml। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स
10 ml इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 से 25 ml एंडोप्रोसेसरिन 15 से 20 ml ivermectin 10 ml Levamisole 15 से 20 ml इंजेक्शन डीएनएस या इंटालाइट ये भी जाने में से दूर जा रहे हैं इंजेक्शन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 3 से 4 ml इंजेक्शन आइसोफ्लूरिडेशन डेक्सोना 10 से 15 ml एट्रोपिन सल्फेट 15 से 20 ml ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन तो गर्भवती में लगाना है या वैसे? हाँ, प्रेग्नेंट पशु के अंदर लगाना है। ये प्रेग्नेंट पशु के अंदर लगाना है। इसमें अगर आप डीएनएस लगा रहे हो या अंडर लगा रहे हो तो आपको लगाना आईवी डीएनएस के साथ में। अगर तो आपको ये आईवी देना है। और जब हम ये आईवी दे रहे हैं तो हमें फिर इसके साथ में इंजेक्शन और हम दे सकते हैं इंजेक्शन बूटाफॉस्फोन 15 से 20 ml बाकी साथ में आप आईवी में ऑक्सी भी दे सकते हो। बाकी जो इंजेक्शन आपको ये दोनों इंजेक्शन देने आपको एससी सबकट में। बाकी इंजेक्शन जो है ये देने आपको आईएम 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 और आईएम। ये इंजेक्शन आपको एक दिन लगा करके एक दिन लगाने के बाद 7 दिन बाद लगाते हैं। इवेक्रेसोल जो है ये आपको एक दिन छोड़ के एक दिन एक दिन 2 से 3 दिन लगाना है। प्राइवेट पेशेंट को आईएम लगाना है। इसे प्रेग्नेंट बच्चे में लगाना है।
प्रेग्नेंट पशु में। तो दो एंटीबायोटिक को एक रूट से नहीं दे सकते। नहीं। और इनके बारे में अभी आपको लिखाऊंगा इनके आगे कि भाई कब किसको किस लिए लगाते हैं और हमें कब लगाना है। ठीक है, लंपी के अंदर इतने सारे जो मैंने ट्रीटमेंट लिखा तो दिया, और जो इतने सारे ट्रीटमेंट को हमें एक साथ में नहीं करना है। हमें करना कब है, यानी कि इसके अंदर लक्षणों के आधार पर हमें ये इसमें से क्या निकालना है, इंसान निकालना है। ठीक है, और यानी कि लंपी का ट्रीटमेंट आपको कम से कम 5 से 7 दिन के लिए करना है। दिन 5 से 7 दिन कंटिन्यू पढ़ना है। अगर एक भी दिन बीच में छोड़ दिया तो ये हमारी डबल रूप ले लेगी, यानी कि हैवी रूप ले लेगी। प्लस क्या है कि आपको 7 दिन की परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको 10 दिन करना पड़ेगा कम से कम। तो इसलिए क्या है कि 5 से और 7 दिन में एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। गैप हुआ और ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद में फिर इसको हमें ट्रीटमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ जहाँ पर हम 7 दिन कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमें 10 दिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी कि हमें कंटिन्यू करेंगे तो ही क्या होगी, ये बीमारी ठीक होगी। अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी और लंबे टाइम तक हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसमें ठीक भी हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सर आपसे टेट्रा साइक्लिन तक ये डीएनएस में ही दे देंगे पूरा। इसमें मैंने लिखा है 1, 2 और 3 और 1, 4 टफॉस्फोन। ये चांस आपको आईवी के अंदर देने हैं, बाकी इसमें आपको क्या देने हैं, आईएम देने हैं। अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हो तो अगर आप ग्लूकोज नहीं लगा रहे हो तो आपको क्या देना है, सारे से क्या देना है, आईएम देना है। ये आपको आईएम देना है सब्स्टिट्यूट सेक्शन। आपको आप आईएम भी दे सकते हो और आईवी के अंदर भी दे सकते हो। एट्रोक्सिपेट को भी आईएम दे सकते हो और आईवी के अंदर भी दे सकते हो। कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे हम ग्लूकोज के अंदर। ये आयरमेक्टिन सर 7 दिन के बाद लगाना है। हाँ, एक बार लगा दिया, जैसे कि आज लगा दिया, उसके बाद में हम 7 दिन बाद में दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आइसोफ्लूइड आईएम भी लगाना था। हाँ, ये नहीं है, आता है इसका रूट इंट्रामस्कुलर आता है आइसोफ्लूइड का रूट। सर पहले डेक्सोना लगाएंगे या हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन लगाएंगे? देखो मैं इस बारे में बता दूंगा, आपको समझा दूंगा सारी चीज करके जब ये लिखने सारे, फिर इन सभी के समय बारे में आपको क्लियर करके बताऊंगा। इस बीमारी के अंदर क्या है कि बुखार आना, बुखार को उतारना सबसे पहला बड़ा काम होता है। अगर हमने उस पशु का बुखार उतार दिया तो उस बीमारी को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, यानी कि ठीक होने की संभावना हो जाएगी। अगर उस पशु का बुखार नहीं उतरा और बुखार कंटिन्यू बना रहा तो वो बीमारी के अंदर कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप समझना जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट व्यर्थ ही जा रहा है। तो हमें इसके अंदर बोलस भी दे देंगे, मेलोक्सिलिन पेटामोल।
दो बोलस सुबह शाम। ये एंड्रोफ्लोक्सासिलाइन है क्या सर? हाँ एंड्रोफ्लोक्सासिलिन। सिलीन। हाँ सिलिन, LLINE। एक्स लेने के बाद सी आई है ना? हाँ हाँ ये हाइड्रोक्सी ये ये है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 3 से 4 ml। बूटाफॉस्फेन। हाँ जो कि विटामिन, अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हो तो आपको विटामिन B1 B6 B12 के साथ में आपको बूटाफॉस्फेन भी देना है। अगर आप ग्लूकोज नहीं लगा रहे हो तो आपको बूटाफॉस्फेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सर ऑल ओवर इंडिया में सारी एक जैसी दवाएं मिलती है क्या बसों की? ये अलग अलग भी हो सकती है? नहीं साल पे सब जगह से भी होंगी। कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं। कंपनियां कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, फार्मा जो कंपनी है वो तो ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप ले सकते हो, परंतु साल्ट जो है साल्ट आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाकर के आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको साल्ट भी लिखाता हूँ, कंपनी के नाम बहुत कम लिखाता हूँ। फार्मा और जेनेरिक में रेट में क्या फर्क रहता है, कितना रहता है? बहुत फर्क होता है अलग अलग, यानी कि फार्मा में तो इतना है कि भाई हमने 20% या 25% तक छूट मिल जाती है, और जो कि बिना फार्मा की होती है उनमें क्या है कि उनमें हमें 40%, 50%, 60%, 70% तक भी हमें छूट मिल जाती है। कितना फर्क होता है? जैसे आज मैक्सिन आता है 780 रुपये MRP है, देते हैं 140 रुपये में। कौन सा? जेनरिक वाला कौन सा? आज हाइटेक। हाँ और हाईटेक वाला तो हाईटेक तो भाई वो क्या, हाईटेक तो है फार्मा है, फार्मा वो मिलेगा आपको 600 रुपये के आसपास में। 760 रेट है। हाँ उसके ऊपर MRP 700 कुछ आती है, और वो आपको 550, पहले तो 550 आता था, अब वो 600 या 650 के आसपास में हो रखा है। 770 रुपये लेते हैं। फार्मा के अंदर तो क्या है कि हमें छूट 25% से ज़्यादा नहीं होती। अगर आप यानी कि सीधे ही होलसेल से लेते हो तो वहाँ पर आपको 25% तक छूट मिल जाएगी। अगर आप किसी मेडिकल से आप ले रहे हो तो वहाँ पर आपको 20% तक छूट मिल जाएगी फार्मा कंपनी पर। बाकी जो कि जेनरिक वाली होती हैं उनमें आपको यानी कि भाई कितने की छूट मिल सकती है, भाई 40%, 60%, 60%, 70%, 80% तक, उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसा जो मेडिकल वाला जो जैसे निकाल देता है वो फिर अस्पताल राज हो जाता है, हमें ठीक है ये छूट कर दी। उसके लिए फार्मा और यानी कि एथिकल जो कि आती है दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल और जेनरिक के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसमें क्या की वीडियो, हाँ बता दूंगा। ये BAL का मतलब सर, BAL मेलोक्सी क्या पैरासिटामोल? BOL बोलस। बोलस का मतलब है जो कि हम पशु के लिए बड़ी बड़ी गोलियां देते हैं, मोटी मोटी, उनको हम बोलते हैं बोलस, और जो कि हम लोग लेते हैं छोटी छोटी उनको बोलते हैं टैबलेट। मेलोक्सी का मतलब? हाँ हाँ मैं उसके पेरासिटामोल वो बोलस में आते हैं, तो वो हमें सुबह शाम 2-2 बोलस लेनी है। तो अभी आप इनके बारे में मैं आपको वो लिखा देता हूँ कि करके DNS इंटरलेट के आगे लिखो, इसे आपको DNS इंटरलेट को कब लगाना है। जिस पशु ने
क्या समझ में नहीं आया पूछ लो। आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, कॉपी लेके आओ, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये न्यू स्लाइड जो है इसका रूट इसका बनाना है, हमने बताइए इसको ठीक है। जो मैंने स्लाइड इनपुट करके नहीं जाने, ठीक है, इसको आपको आएगी देना। अरे चुप हो जाओ एक मिनट। हाँ ये दोनों में से इसको आएगी देना। इसके साथ में आपको गिनिए डायमंड रिबन बीच में छोड़ इसको इसके साथ में देना है, ठीक है। लिखा है मैंने बूटा फर्स्ट टाइम, ये लिखा है। इसको भी हमें ग्लूकोज के साथ देना चाहिए, ठीक है। ऑक्सी को भी हमें आईवी, अगर हम ग्लूकोज लगा रहे हैं तो हम इसको भी आईवी के अंदर दे देंगे। अगर हम ग्लूकोज नहीं लगा रहे हैं तो उसको दे देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज क्या है, और जो अरे अब रिप्लेसमेंट टैलेंट और इंकोज को हमें कब लगाना है, लंबी के अंदर। इसे हमें जिस गाय ने लंबे समय से चारा पानी नहीं खाया हो, खाया पिया हो, लंबे समय से चारा पानी नहीं खाया पिया हो, या LSD लंबी स्किन डिजीज, LSD लंबी स्किन डिजीज का बहुत ज्यादा प्रकोप या बीमारी, LSD यानी कि लंबी स्किन डिजीज बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया हो या बहुत ज्यादा फैल चुकी हो बॉडी के अंदर, या जो गाय खड़ी नहीं हो रही हो या बैठ नहीं रही हो, उनमें इसका उपयोग करते हैं। खड़ी नहीं रही हो, खड़ी हो नहीं रही हो या बैठ नहीं रही हो, तो हमें क्या करना है, टैलेंट या डीएनएस लगानी है। इसमें वो नहीं थे लक्षण थे, लक्षणों में दो लक्षण और लिख लो। अब लक्षण में दो लक्षण और लिख लो। पशु का बैठे रह जाना, पशु का बैठे रह जाना, या खड़े रह जाना, या खड़े रह जाना, ठीक है। यानी कि कुछ पशु तो कहीं बैठे रह जाते हैं, उनसे से खड़ा नहीं हो जाता, और जो पशु खड़ा है तो वो खड़ा ही रह देता है, फिर वो बैठता नहीं है, और जिस दिन वो बैठेगा तो फिर क्या है कि फिर वो कभी खड़ा नहीं होगा, तो फिर क्या है कि उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला नेमोसाइड आर्टिजोन, बुखार को उतारने के लिए, नेमोसाइड और आर्टिजोन बुखार को उतारने के लिए
बुखार को उतारने के लिए, दर्द व सूजन में आराम देने के लिए, दर्द व सूजन में आराम देने के लिए, ठीक है। अगला है विटामिन B1 B12, इसमें लिखो विटामिन B1 B12। पशुओं को ताकत देने के लिए, पशुओं को ताकत देने के लिए, व इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने के लिए, पशुओं को ताकत देने के लिए व इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने के लिए, अगला है CPM और B कॉम्प्लेक्स, इन्हें तो हमें देना ही देना है, ठीक है। CPM क्या लिख लेना, एलर्जी या इन्फेक्शन या रिएक्शन के लिए, एलर्जी इन्फेक्शन या रिएक्शन के लिए, और B कॉम्प्लेक्स में भूख बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने व भूख लगाने के लिए। भूख बढ़ाने व भूख लगाने के लिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एंड्रो और DCR, ये तीनों क्या है, एंटीबायोटिक हैं। तो हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को कब लगाना है, एंटीबायोटिक के रूप में, बुखार आ रहा हो उस पशु को, तब बुखार आने पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये रहा, इसको हमें एंटीबायोटिक को कब लगाना है, बुखार आने पर। अगला एंड्रो का उपयोग हमें कब करना है, एंड्रो का उपयोग करना है उस पशु को बुखार भी आ रहा हो और नाक से पानी बाहर आ रहा हो, तो हमें एंड्रो का उपयोग करेंगे, फिर ऑक्सी का उपयोग नहीं करेंगे। एंड्रो के आगे लो, नाक से पानी बाहर आने पर व बुखार आने पर। इसमें सर जैसे एक दो दिन लगा दिया है, आपके जो बुखार उतर नहीं रहा तो बेरिनिल लगा सकते हैं। देखो बेरिनिल लगा सकते, परंतु क्या कि इसके अंदर लंपी के अंदर क्या होता है, बुखार बेरिनिल भी लगा दो तो वो भी नहीं उतरता। हमें क्या करना होता है इसके अंदर, हमें इंजेक्शन के साथ में भी हमें बोलस देनी होती है, बोलस देनी है, जिससे क्या है कि इससे अपना काम करेगा, प्लस हमें क्या देनी है, बोलस भी देनी है, जिससे क्या है कि उसका बुखार कंटिन्यू 2 से 3 दिन हमें कंटिन्यू बोलस और इंजेक्शन दोनों ही देने हैं, जिससे क्या है कि उसका बुखार आने से पहले क्या हो जाए, टूट जाए या उतर जाए। बुखार आना यानी कि आ ही नहीं पाए। सुबह भी देनी है बोलस, सुबह इंजेक्शन भी लगा दिया और बोलस भी दे दी, प्लस शाम को भी हमें क्या देनी है, बोलस देनी है कि भाई अगले सुबह तक जब तक हम इंजेक्शन लगाएं तब तक उसको बुखार ना आ जाए। तो उसका बुखार नहीं आना चाहिए, बुखार आ गया तो बीमारी समझो कम नहीं हुई है, बढ़ेगी। प्लस अगर आपने जैसे कि 5 दिन आपने ट्रीटमेंट किया, 3 दिन आपने कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर दिया और चौथे दिन आपने छोड़ दिया, और 3 दिन पहले दिन बुखार था, आपने इंजेक्शन लगा दिया, बोलस दे दी, और अगले दिन उसका बुखार उतर गया, ठीक है। दूसरे दिन बुखार नहीं था और तीसरे दिन भी बुखार नहीं था, चौथे दिन आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो 5वें दिन जाओगे ना, 5वें दिन उस पशु को क्या मिलेगा,
बुखार मिलेगा। और बुखार मिलेगा तो इसका मतलब है जो हमने 3 दिन ट्रीटमेंट किया है वो ट्रीटमेंट क्या हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, फिर हमें वापस से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है। सर बुखार नहीं रहेगा 3 दिन के बाद तो फिर भी वही बुखार वाला इंजेक्शन लगा देना है। हाँ, बुखार, क्योंकि अंदर तो लक्षण भरे पड़े हैं ना, बुखार आएगा, बुखार आना नहीं चाहिए उस पशु को। यानी कि अगर हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया ना एक दिन भी अगर हमने उसको बोलस या इंजेक्शन नहीं दिया ना तो उसको क्या जाएगा, अगले दिन बुखार आ जाएगा। और एक की बुखार आ गया तो इसका मतलब है कि लक्षण और तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, एशियार क्या लिख लो, गांठें फूट जाने पर या घावों को सुखाने के लिए, गांठें फूट जाने पर या घावों को सुखाने के लिए। गांठें नहीं फूटी तो नहीं लगा। हाँ, यानी कि अब इसमें तीनों में बताता हूं आपको, जो कि ऑक्सी है और एंड्रो है और DCR है। अगर आप पहले दिन गए उसके नाक से पानी बाहर नहीं आ रहा है, उसको क्या बुखार है और उसकी गांठें फूटी हुई नहीं है, तो आपको लगाना है ऑक्सी। अगर आप पहले दिन ही गए या दूसरे दिन भाई उसके नाक से पानी आना स्टार्ट हो गया, या पहले दिन गए तो उस दिन भी क्या रहा था, नाक से पानी आ रहा है तो और उसको क्या है, बुखार भी है, तो हम ऑक्सी का उपयोग नहीं करेंगे, फिर हमें करना है एंड्रो का उपयोग। यानी कि लक्षणों के आधार पर, यानी कि अगर उसके नाक से पानी आ रहा है तो हमें एंड्रो का उपयोग करना है, अगर उसके नाक से पानी बाहर नहीं आ रहा, गांठें फूटी नहीं है, तो हम लगाएंगे ऑक्सी। अगर उसके नाक से पानी बाहर आ रहा है, बुखार भी है और गांठें भी फूट चुकी हैं, तो हमें लगाना है DCR। या उसके नाक से पानी वही बंद हो गया, ठीक है, बुखार भी नहीं है, गांठें फूट चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर DCR का उपयोग करेंगे। यानी कि हमें लक्षणों के आधार पर हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। यानी कि गांठें फूट गई हैं, चाहे उसको बुखार भी आ रहा हो, गांठें फूटी हुई हैं, नाक से भी पानी आ रहा हो, तो हमें इन दोनों का उपयोग ना करके फिर हमें DCR का उपयोग करना है। जैसे कहे कि वो गांठें क्या हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं या सूख जाएं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक तब ना काम करेंगे। जैसे गांठें भी फूट गए और नाक से पानी आया तो दोनों करना है? नहीं, फिर आपको क्या लगाना है, DCR ही लगाना है, फिर आपको एंड्रो का उपयोग नहीं करना। ठीक है, एंथेमेलाइन, नाक से सफेद गाढ़ा पस आने पर, नाक से सफेद गाढ़ा पस या डिस्चार्ज आने पर एंथेमेलाइन। नाक से गाढ़ा सफेद पस या डिस्चार्ज आने पर, यानी कि अगर नाक से पानी आ रहा है तो तुम्हें एंड्रो लगाना है। अगर वही पानी धीरे धीरे क्या रूप ले ले, पस का रूप ले ले और सफेद बहुत ज्यादा गंदगी बाहर आ रही है नाक के द्वारा, तो उसको हमें गंदगी को क्या करना है, बंद करेंगे, तो हमें फिर एंथेमेलाइन का उपयोग करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, उसकी वो जो सफेद गाढ़ी पस जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर ये नाक से ब्लड आता है उसमें भी काम करता है? हाँ, नाक से ब्लड आता है उसमें भी काम करता है, प्लस मस्सों के रूप में भी काम करता है। सर DCR उसको साथ में देंगे हैं? ये DCR और DCR को तो हमें लगाना है, गांठें अगर फूट चुकी है तो हमें लगाना है। अगर गांठें फूटी हुई नहीं है तो हमें DCR का उपयोग नहीं करेंगे। फिर हमें अगर उसके नाक से पानी आ रहा है, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो हमें एंड्रो का उपयोग करेंगे। ऑक्सी का उपयोग, अगर नाक से पानी बाहर नहीं आ रहा है, गांठें फूटी हुई नहीं है, तो हमें ऑक्सी का उपयोग करेंगे। यानी कि लक्षणों के आधार पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें क्या कि फिर वही एंटीबायोटिक यूज में लेना है। अगला आइवरमेक्टिन। त्वचा के ऊपर होने वाली गांठों को ठीक करने के लिए यानी कि अगर जिस भी गाय के ऊपर, जैसे कि भाई आज सुबह ही गांठें, जिसकी भाई रात को थोड़ी बहुत गांठें बनी है और सुबह देखा तो भाई हमें भाई 8-10 गांठें दिखी है अचानक से, तो मतलब क्या कि लंपी आ चुकी है, तो अगर हमने उसी दिन ही क्या लगा दिया, आइवरमेक्टिन लगा दिया ना,
तो ये क्या करेगा, अपना असर दिखा देगा। यानी कि अगले दिन ही गांठें तो बनेंगी 2-3 दिन तक, परंतु उन गांठों को जैसे बनेगी उनको वहीं में क्या करेगी, दबा देगी। उनको पकने या फूटने नहीं देगी, उनको वहीं में ही दबा करके उनको वहीं में क्या कर देगी, ठीक कर देगी। ये स्टार्ट में ही लगाना सर, पहले दिन जब जाए तभी लगा सकते हैं, या टूटी हुई गांठ में भी लगा सकते तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें कीड़े वगैरह ना पड़े। ठीक है, उन गांठ की त्वचा के ऊपर जो दिक्कत हो रही होती है ना, तो उसमें आयुर्वेदिक का हमें उपयोग करना है, क्योंकि वो गांठें वहीं में क्या हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, या उनमें कीड़े ना पड़े। यानी कि लेबामेसोल इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वह पशु के शरीर में आगे बढ़ने से रोकता है। यानी कि लेबामेसोल जो है, यानी कि गाय के अंदर बीमारी हो चुकी है, या अगर हम होने से पहले भी अगर हम लगा दें, इसका उपयोग कर दें, जैसे कि हमें गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। अब वो गॉट पॉक्स वैक्सीन का तो उपयोग क्या है कि हमने आज कर दिया तो उसका असर मिलेगा 15 दिन बाद में। अगर जैसे कि भाई अपने गाँव में इसकी की बीमारी आ चुकी है और अपनी जो गाय है उनके अंदर बीमारी नहीं हो रही है और अभी तक आई नहीं है, तो उनके अंदर ये जो लंपी है वो बीमारी हो ही ना, तो उसको रोकने के लिए हम लेबामेसोल का उपयोग कर सकते हैं और आयोडीन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे क्या कि वो बीमारी पशु के शरीर के अंदर आए ना। और जिसके अंदर आ चुकी है, जिस पशु के अंदर बीमारी आ चुकी है, उस बीमारी के अंदर जो लक्षण आए हैं उससे ज्यादा लक्षण बढ़े ना, इनकी वो बीमारी ज्यादा अपना बेहतर रूप ना ले, उस बीमारी को वहीं की वहीं रोकने के लिए हमें लेबामेसोल का उपयोग करना होता है। किसी भी बीमारी का परजीवी बीमारियों में ज्यादातर। ठीक है, अगला हाइड्रोक्सोस्टोन प्रेग्नेंट पशुओं में करते हैं एबॉर्शन होने को बचाने के लिए, यानी कि उस पशु का एबॉर्शन या बच्चा ना गिराए, तो हमें इसका उपयोग करना है। अगला है आइसोफ्लूइड। आइसोफ्लूइड में को पशु के शरीर पर सूजन आ जाने पर, पशु के शरीर पर या बॉडी पार्टों पर सूजन आ जाने पर, या स्टेरॉइड दवाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्टेरॉइड दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है डेक्सोना। पशु की ज्यादा कंडीशन खराब होने पर, अभी थोड़ी देर पीछे वीडियो बन रही है। पशु की ज्यादा कंडीशन खराब होने पर वह स्टेरॉइड दवाई के रूप में
वह हार्ट अटैक से बचाता है। वह हार्ट अटैक से बचाता है। अगला एट्रोपिक सल्फेट। पशु के शरीर में एट्रोपिक सल्फेट पशु के शरीर में पॉइजन बनने पर लार गिराने पर वह फेफड़ों में पानी भर जाने पर इसका उपयोग करते हैं। अब बचा अगला बूटाफॉस्फोन। जो पशु खड़े नहीं हो पा रहे हो या बैठ नहीं रहे हो या अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। अगली है मेलोस्के पेस्टामोल बोलस। मेलोक्सिकम पेस्टामोल बोलस। इसमें लिख लो, इसे हम बुखार को उतारने के लिए या कम करने के लिए, बुखार को उतारने के लिए या दर्द सूजन जैसी समस्या आने पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने आपको लिखा दिए हैं। इसमें क्या है कि आपको जो लक्षण दिखाई दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से क्या निकाल लेने हैं, इंजेक्शन निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आपको इंजेक्शन लगाने हैं। इसमें से जो कि आपको सारे तक कंटिन्यू जो आपको इंजेक्शन लगाने हैं, जो कि भाई आपको कोई एक दो लगाने हैं, बाकी आपको लक्षणों के आधार पर लगा सकते हो। वो कौन से हैं? निम्न 8 जोन में से एक इंजेक्शन लगाना है, कोई से भी कंटिन्यू लगाना है। दोनों पेन हाँ, दोनों ही पेन किलर है। दोनों में से आपको कोई सा भी एक इंजेक्शन लगाना है। दूसरा नंबर
विटामिन B12, CPM, बी कॉम्प्लेक्स और इन एंटीबायोटिक में से आपको एक इंजेक्शन लगाना है। तीनों में से कोई सा भी एक लगाना है। तो आपको ये तो 5 इंजेक्शन तो आपको लगाने ही लगाने हैं। बाकी जो इंजेक्शन है, बाकी आपको इन दोनों में से ये भी आपको लगाना ही है, यानी कि आपको एक दिन तो लगाना है, फिर आपको 2 से 3 दिन लगाना है, लेबर में से एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। बाकी आप जो इंजेक्शन है वो आप लक्षणों के आधार पर आप लगा सकते हो, ठीक है। 5 तो आप लगाना है और एक इन दोनों में से एक इंजेक्शन लगाना है। एक दिन आइमिट लगा दिया तो एक दिन यानी कि लेबर में लगा दिया, तो एक दिन लेबर में लगा दिया, फिर एक दिन यानी कि एक और नीचे आप लाइन लिख लो इसमें त्वचा संबंधित के लिए इस बीमारी में एक लाइन लिख लो, इस बीमारी में जिस गाय के यह बीमारी हो चुकी है, यह लक्षण आ चुके हैं, यह लक्षण आ चुके हैं, आ चुके हैं, तो उसी गाय का ब्लड निकालकर उसी गाय में ऐसी सबकट लगा देते हैं। उसी गाय का ब्लड निकालकर उसी गाय में सबकट या ऐसी लगा देते हैं। अब इसकी ब्लड की मात्रा लिख लो, डोज, ब्लड की डोज। बड़े पशुओं में 15 से 20 ml, मध्य पशु में 10 से 15 ml, और छोटे पशुओं में 5 से 10 ml। ये क्या करता है, ब्लड त्वचा संबंधित बीमारी के अंदर बहुत बड़ी काम करता है। जैसे आयुर्वेदिक काम करता है ना, ऐसे ही ब्लड क्या करता है, उसके अंदर जो कि त्वचा संबंधित बीमारियां जो हो रही हैं उस बीमारी को खत्म करने का काम करता है। जैसे कि खाज खुजली या त्वचा संबंधित कोई भी बीमारी हो रही हो, XYZ कोई भी, तो उसके अंदर आयुर्वेदिक जैसा क्या नहीं दे रहा हो, रिजल्ट नहीं दे रहा हो, तो वहां पर हम क्या दे सकते हैं, उसी पशु का ब्लड निकाल के उसी के अंदर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी त्वचा संबंधित बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लड चाहे एलर्जी नहीं हो तो भी दे सकते हैं त्वचा संबंधित बीमारी के अंदर, जिसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया देने मिलता है। जो कुत्ते नहीं होते, जो कुत्ते हों पूरा बॉडी से बाल बिल्कुल हट जाते हैं और उनकी चमड़ी निकल जाती है, बाल हट जाते हैं बिल्कुल, और लगता है कि इसकी तरफ क्या हो रही है, खाज हो रही है बहुत ज्यादा, यानी कि पूरे शरीर पर पैरों से लेकर के मुंह तक और मुंह से लेकर पूंछ तक, यानी कि एक भी बाल नहीं बचा और पूरा कुत्ता क्या हो रखा है, बिल्कुल गंजा हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, आइमेट्री लगाते हैं या ड्यूरामेट्री लगाते हैं। ठीक है, परंतु कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उस खाज को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी कुत्ते का ब्लड निकाल करके उसी के अंदर लगा देते हैं। और क्या कि इस चीज को फील्ड के अंदर डॉक्टर बहुत कम जानते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको भी किसी को नहीं बतानी है, पर मैंने तो खैर वीडियो बना दी, मेरे से ये तो होगी, परंतु ये क्या लास्ट में तो इतना कोई वीडियो देखता नहीं है जल्दी से लास्ट, परंतु आप लोगों के लिए तो क्या है, बहुत बेस्ट रहेगा।
सर आयरन मैक्टिन दोनों साथ में लगाते हैं या फिर जैसे एक दिन आयरन लगाते हो तो अगले दिन ब्लड लगा दो है? नहीं, क्योंकि ये भी संकट लगता है ना, और आयरन क्या लगता है, संकट लगता है, तो मैं अलग दिन लगाना है। या फिर एक तरफ आप आयरन लगा दो और एक तरफ ब्लड लगा दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है।